बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्री बैंड एंड फोर्स वाइब्रेशन। आज हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इसके बाद देखते हैं फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है मेरा फ्री, या हम फ्री को फ्री वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं या नेचुरल वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया है, ये वाला नेचुरल। आप नेचुरल का मतलब क्या समझ रहे होंगे? यहाँ पर नेचुरल का मतलब अगर हम देखें, यहाँ पर नेचुरल का मीन होगा, पहले इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी क्या कह रहा है? द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट आर कॉल्ड फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन। इसका क्या मतलब है? यदि कोई बॉडी विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के अगर वाइब्रेट हो रही है, ऐसे समझिएगा, यदि कोई बॉडी विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के वाइब्रेट हो रही है तो मैं जो भी वाइब्रेशन उसमें क्रिएट हो रहा है उसी वाइब्रेशन को मैं क्या बोलूंगा? फ्री वाइब्रेशन। क्या बोलूंगा? फ्री वाइब्रेशन। यहाँ पर किसकी? उसमें एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में अगर कोई बॉडी में वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है तो उस प्रकार के वाइब्रेशन को क्या बोलूंगा मैं? नेचुरल वाइब्रेशन या फ्री वाइब्रेशन। ओके स्टूडेंट, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स क्या होंगे लिख सकते हो आप? यहाँ पर मैंने बोल दिया है, दोबारा बोल रहा हूं, उसका डेफिनेशन लिख सकते हो। द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट आर कॉल्ड फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन। अगर इसमें एम्पलीट्यूड की बात की जाए, फ्री वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड क्या होता है? अगर इसमें एम्पलीट्यूड की बात की जाए तो एम्पलीट्यूड फ्री वाइब्रेशन में कैसा होगा? एम्पलीट्यूड फ्री वाइब्रेशन में ऑलवेज कांस्टेंट होता है। कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। और फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, जब मेरा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो गया तो फ्रीक्वेंसी मेरी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताना। ठीक है, और इसके बाद कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। वाइब्रेशंस ऑफ सिंगल पेंडुलम, वाइब्रेशन ऑफ सिंगल पेंडुलम, जो घड़ी का जो पेंडुलम आपने देखा होगा इस प्रकार से, ये क्या है? तो मीन पोजीशन है ऐसी। अगर मैं इसके देखूंगा सिंगल पेंडुलम को, अगर मैं यही बात करूंगा आपसे, अगर मैं यहाँ पर पेंडुलम की बेटा अगर बात करें आपसे, तो जो पेंडुलम में मोशन हो रहा होता है, वाइब्रेशन हो रहा होता है, वो कैसा हो रहा होता है? नेचुरली हो रहा होता है। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल या रेजिस्टिव एयर, जैसे कि हम रेजिस्टिव फोर्स की बात करें, रेजिस्टिव फोर्स जैसे फॉर एग्जांपल एयर, अगर यहाँ पर ये क्या मेरी वॉच है, वॉच में जो पेंडुलम लगा रहता है इस प्रकार से, ये कैसे एक बार ऐसे मूव करेगा, एक बार ऐसे यहाँ पर आएगा, तब वो वापस यहाँ पर आएगा। ठीक है, मीन पोजिशन पर। तो इसमें क्या है? रेजिस्टिव फोर्स कोई लग नहीं रहा होता है, बस एक बार इसमें डिस्टर्ब क्रिएट होता है। तो अब ये क्या है? नेचुरली मूव कर रहा होता है। तो इस प्रकार के हम वाइब्रेशन को क्या बोलेंगे? जब वाइब्रेट कर रहा होता है क्या बोलेंगे? फ्री वाइब्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्री वाइब्रेशन। वाइब्रेशन ऑफ लोडेड स्पाइरल स्प्रिंग, समझ रहे होंगे? वाइब्रेशन ऑफ a turning fork struck again a hard rubber band, वाइब्रेशन ऑफ a stretch strain। ये कुछ एग्जांपल्स हैं फ्री वाइब्रेशन के। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन का अगर देखूं, यहाँ पर देख लेना, ये एम्पलीट्यूड है, क्या है मेरा? ये कांस्टेंट है। कैसा बेटा? कांस्टेंट है। अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर मैं देखूं, किसमें है? फ्री वाइब्रेशन में। किसमें बेटा? फ्री वाइब्रेशन में। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर मैं कुछ इस प्रकार से देखूंगा बेटा, तो कैसा ग्राफ मिलेगा मुझे? इधर की साइड में मेरा ये क्या होगा? यहां लिख सकते हैं हेडिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर देखें बेटा, तो इसमें क्या है? ये वाला मेरा क्या होगा? टाइम एक्सिस। ये वाला मेरा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस होगी।
डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे होंगे डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसमें ग्राफ का अगर देखूंगा इसका फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन का अगर मैं ग्राफ देखूं इसमें एम्पलीट्यूड के केस में, एम्पलीट्यूड के साथ कैसा है मेरा कांस्टेंट, मेरा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा तो एनर्जी का कोई डेविएशन नहीं होगा। तो कुछ इस प्रकार से मुझे मिलता चला जाएगा। अब एक बात बताइए कि इसमें जो मैंने ग्राफ बनाया इसमें कोई डेविएशन हो रहा है? यहाँ पर देख लेते हैं, ये प्लस ए, ये फॉर एम्पलीट्यूड, ये मेरा माइनस ए। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ मेरा पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नेक्स्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो अनेक बात है, ये जो ग्राफ आया डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में, तो ये एम्पलीट्यूड कैसा है? यहाँ पर कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट। इस ग्राफ से आप क्या समझ रहे हो कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तब इस ग्राफ में मेरे में कोई एनर्जी का डेविएशन नहीं हो रहा है, जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है कि जो इस पर फोर्स लगा होगा वो स्वयं खुद का इंटरनली फोर्स लगा रहा होगा, ना कि एक्सटर्नली। बेटा इस पर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार के वाइब्रेशन को क्या बोलेंगे? फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन, दोनों का मीन है। नेक्स्ट देखते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड फोर्स, डैम्प्ड वाइब्रेशन, ये कुछ हमारे डैम्प, ये जस्ट अपोजिट होता है नेचुरल वाइब्रेशन के। इसमें क्या हो रहा होता है बेटा? एनर्जी का डायरेक्शन हो रहा होता है। तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ को अगर हम देखें, इसे ग्राफिकल मेथड से समझें तो कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। अब देखते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन में देखिएगा क्या होगा। डैम्प्ड वाइब्रेशन में इसकी डेफिनेशन पढ़िएगा, बुक में दे रखा है। चलो मैं ऐसे समझा देता हूँ। ये फ्री वाइब्रेशन था, उसका जस्ट अपोजिट होता है। फ्री वाइब्रेशन में जो हमें एम्पलीट्यूड मिलता था वो किसमें मिल रहा होता था? कांस्टेंट। इसमें मिलता था कांस्टेंट वे में। यहाँ पर एम्पलीट्यूड कैसा होगा? पीरियोडिक तो होगा लेकिन वो कांस्टेंट नहीं होगा। वो किसकी वजह से? क्योंकि उसमें जो रेजिस्टिव फोर्स होगा वो क्या लग रहा होगा? डैम्प्ड वाइब्रेशन में बिल्कुल कंटिन्यूअस वे में लग रहा होगा। फ्री वाइब्रेशन में क्या? नेक्स्ट की अगर बात करें डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन का अगर देखें तो द पीरियोडिक वाइब्रेशन, इसमें जो वाइब्रेशन होगा वो पीरियोडिक तो होगा और वो बॉडी विद अ डिक्रीज एम्पलीट्यूड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। इसमें वर्ड आ रहा है ये वाला, ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स। ये कैसा फोर्स है? अगर हम इस फोर्स को देखें तो एक्सटर्नल फोर्स होगा। एक तरह भाई एक तरह क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स होगा। इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो उसके एम्पलीट्यूड में डिक्रीमेंट होगा या एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, उसी वाइब्रेशन को या उससे जो वाइब्रेशन कम होगा उसी वाइब्रेशन को मैं क्या बोलूंगा? डैम्प्ड वाइब्रेशन। कुछ इस प्रकार से इसका अगर हम देखें एम्पलीट्यूड के साथ दे रहा हूं, ऐसे देखिएगा। ऐसे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया कि बॉडी अगर सपोज साउंड वेव ऐसे आ रही है या ऐसे ट्रेवल हो रही है, कैसे? ऐसे ट्रेवल हो, ऐसे। अब इसमें क्या देख रहे हो? यहाँ पर एम्पलीट्यूड का सब मैक्सिमम, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है? इसका डिक्रीज होता जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो अगर मैं इसके एम्पलीट्यूड की बात करूँ बेटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या है कि अगर वेव या साउंड वेव ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रही है, इस वाला एम्पलीट्यूड, इनिशियल एम्पलीट्यूड ये था, हम माने रेजिस्टिव फोर्स आपने ऐसे लगाया होगा, ये वाला एक्सटर्नल फोर्स सामने से लगा होगा रेजिस्टिव फोर्स। तो इस रेजिस्टिव फोर्स की वजह से क्या होगा? इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज हुआ। और जो वाइब्रेशन होगा, जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, वाइब्रेशन जो क्रिएट होगा वो वाइब्रेशन क्या कहलाएगा? डैम्प्ड वाइब्रेशन। क्या कहलाएगा? डैम्प्ड वाइब्रेशन। ओके, अब इसके कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। फ्री वाइब्रेशन और डैम्प्ड वाइब्रेशन के बीच में डिफरेंस की अगर बात करें तो क्या क्या डिफरेंस होंगे बताइएगा? चलो मैं बताता हूं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। डिफरेंस बिटवीन फ्री वाइब्रेशंस एंड डैम्प्ड वाइब्रेशंस। डैम्प्ड वाइब्रेशन, देखो फ्री वाइब्रेशन क्या होता है? एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। फ्री वाइब्रेशन में यहां डाल देते हैं फ्री वाइब्रेशन और यहां डैम्प्ड वाइब्रेशन।
फ्री वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड अभी बताया था हमने बेटा, जो एम्पलीट्यूड होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट। क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। इस डैम्प वाइब्रेशन में क्या होगा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा, क्या होगा, एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज एंड अल्टीमेटली सीज्ड। कहने का मतलब डिक्रीज भी होता चला जाएगा, बिल्कुल एकदम डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता चला जाएगा और एक स्टेज ऐसी क्रिएट हो जाती है डैम्प वाइब्रेशन में बेटा कि वो जो है लाइन ऑफ एक्सिस के क्या हो जाता है, जस्ट पैरेलल हो जाता है। जब वो पैरेलल हो जाएगा उसमें एम्पलीट्यूड में होगा तो वो वेव वहीं पर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा, एम्पलीट्यूड डज नॉट कांस्टेंट अगर बात करेंगे, या कंटिन्यूअसली डिक्रीज लिख देते हैं, कंटिन्यूअसली डिक्रीज, कंटिन्यूअसली डिक्रीज, ठीक है बेटा। अब इसके बाद ठीक है बेटा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या होगा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा, इसमें कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा मेरा देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। इस वाले में जो फ्री वाइब्रेशन है इसमें क्या होगा, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। इसमें जो फ्री वाइब्रेशन है एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा होता और डैम्प्ड वाइब्रेशन में एनर्जी का लॉस हो रहा होता है। अगर एक बात बताइए, अगर मैं इसमें अगर इसके फिगर को देखूं इस प्रकार से, देखो ऐसे सोचो, यहां पर फेज सेम मिल रहा है उतने ही एम्पलीट्यूड में, यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम, तो क्या होगा, यहां पर और यहां पर कैसा है सेम, तो इसमें कोई एनर्जी का लॉस हो रहा है। अरे बच्चों यहां पर भी सेम फेस है, यहां पर भी सेम फेस है, यहां पर जैसे मेरा इनिशियल था वैसे ही मेरा फाइनल आता जा रहा है और कंटिन्यूअस में ऐसे ही आगे मुझे उसी पाथ को या उसी लॉस को फॉलो कर दूंगा, आगे की तरफ क्या हो रहा है, ट्रैवल हो रही है, तो क्या होगा, इसमें एनर्जी होगी, उसमें कोई डेविएशन होगा या नहीं होगा, कोई भी डेविएशन, नो डेविएशन इन दिस, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या होगा, इसमें एनर्जी का कोई भी डेविएशन नहीं होगा, ना ही कोई लॉस होगा। और इस वाले में अगर फिगर को तुम देखोगे तो इसमें क्या होगा, एनर्जी का लॉस होता जाएगा। देखो पहले इस प्रकार से ऐसे कुछ ऐसे मिला, देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, कुछ एम्पलीट्यूड मेरा क्या था, यहाँ पर ये कम होता जा रहा है, तो इस प्रकार इसका जब एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, तो मैं क्या कहूंगा कंटिन्यूअस वे में, तो यहाँ एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है, वहां एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। एक्सटर्नल फोर्स आर एब्सेंस, इस वाले कंडीशन में मैंने बताया था फर्स्ट पॉइंट है, इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कैसा है, एब्सेंस है, लगता ही नहीं है ना बेटा। तो इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंस, यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स होगा डैम्प्ड वाइब्रेशन में वो क्या होगा, लग रहा होगा, उसी की वजह से क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूअस वे में क्या हो जाता है, डिक्रीज होता जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्स वाइब्रेशन। चलो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें फोर्स वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन क्या होगा देखिएगा, इसके बाद रेजोनेंस पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ने के बाद ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। तो फोर्स वाइब्रेशन को लिखना चाहो लिख सकते हो, वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी व्हिच टेक प्लेस अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स और कंप्रेस या कंपनसेट द लॉस एंड एनर्जी ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड फोर्स वाइब्रेशन। तो रेजिस्टिव फोर्स की वजह से अगर मैं फोर्स वाइब्रेशन की अगर बात करूं तो इसमें कॉमन वर्ड है, इसे देखिएगा, फोर्स वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन की अगर बेटा मैं बात करूंगा तो फोर्स वाइब्रेशन में एक वर्ड आता है कि फोर्स वाइब्रेशन होता क्या है, जो मेरा रेजिस्टिव फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स में मैं अप्लाई कर रहा होता हूँ किसी वेव पर या ऑब्जेक्ट पर, तो वहां से जो मेरा उस फोर्स की वजह से जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा होता है, इसी को मैं क्या बोलूंगा, फोर्स वाइब्रेशन। जनरल की बात है, अगर इसके बीच में फोर्स वाइब्रेशन और डैम्प्ड फोर्स के बीच में अगर बात करें, डैम्प्ड फोर्स के बीच में अगर बात करें तो डैम्प्ड फोर्स के बीच में वो कैसे कैसे होता है,
जो फोर्स वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन आर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये वाला जो होगा वाइब्रेशन वो कैसा होगा, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स कैसा, मैंने एक्सटर्नल फोर्स में पहले ही बताया था, तो रेजिस्टिव फोर्स लिया है वो मेरा कैसा एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। तो ये जो फोर्स क्रिएट होगा या जो फोर्स वाइब्रेशन क्रिएट होगी वो किस फोर्स की वजह से होगी, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ठीक है। लिख सकते हो ना फर्स्ट पॉइंट पर एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। इट इज क्रिएटेड ऑलवेज इन एक्सटर्नल फोर्स या ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्री वाइब्रेशन, मतलब जानते हो वाइब्रेशन आर फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स। ये भी क्या है, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। ये क्या होगा, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स। सेकंड पॉइंट देखिए, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। डेम्प में क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बॉडी की शेप और साइज पर डिपेंड करेगी। क्या करेगी, फ्रीक्वेंसी जो होगी वो उस बॉडी के शेप और साइज पर डिपेंड करेगी। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑन द बॉडी, बेटा ऑन द बॉडी। तो डैम्प एक्सीलरेशन या डैम्प फोर्स होगा वो क्या होगा, बॉडी के शेप और साइज पर डिपेंड करेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होगी। इसमें क्या होगा, जस्ट अपोजिट, जो फ्रीक्वेंसी होगी उस बॉडी के शेप पर और साइज पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है बेटा, लिख सकते हो। या इसके इक्वल भी हम देख सकते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स। वही वाली बात हो गई, डिपेंड नहीं करेगी। जितना अगर फोर्स वाइब्रेशन है, मान के चलो कोई बॉडी है, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी फोर्स वाइब्रेशन में वो अप्लाइड फोर्स की क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, मान के चलो ये बॉडी है वाली, अगर मैं इस बॉडी के पर मान लो मैंने 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो ये 4 न्यूटन है वो कैसा फोर्स है, मेरा एक्सटर्नल फोर्स है। ये जो 4 न्यूटन होगा ये इक्वल होगा उस बॉडी के फ्रीक्वेंसी के बराबर, किसके, फ्रीक्वेंसी के बराबर। जितना एक्सटर्नल फोर्स होगा उतना ही उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, फोर्स वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। इसमें तो यहां लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, लिख सकते हो, ठीक है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स। ऐसे ही मेरे बहुत सारे इसके डिफरेंसेस हैं, बुक में दे रखे। एम्पलीट्यूड रिमेंस कांस्टेंट विद टाइम, इसमें क्या होगा, एम्पलीट्यूड विद कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड रिमेंस कांस्टेंट विद टाइम। टाइम के साथ में जो एम्पलीट्यूड होगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या करेगा, डिपेंड करेगा किस पर, फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। इसके बाद हम रेजोनेंस की अगर बात करें तो रेजोनेंस क्या होगा, रेजोनेंस देखिएगा कुछ रेजोनेंस का भी देख लेते क्या होता है। आपने देखा होगा रेजोनेंस की कंडीशन कब क्रिएट होती है, जब मेरे साथ किसी भी बॉडी का फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फोर्स जब मैं इसको हल कर रहा हूं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वहां पर जो फिनोमेना क्रिएट होता है उसी को मैं क्या बोल रहा होता हूं, रेजोनेंस बोल रहा होता हूं। क्या बोल रहा होता हूं, रेजोनेंस। ऐसे बोल सकते हैं एक्सटर्नली frequency of the body या external force is equal to the natural frequency of the body, ठीक है। कहने का मतलब है कि सपोज दैट आपने देखा होगा ये मेरा कोई ब्रिज है, तो ऐसा एग्जांपल समझिएगा, रेजोनेंस की कंडीशन ऐसे समझिएगा, लिख देते हैं रेजोनेंस, ठीक है बेटा। रेजोनेंस की कंडीशन समझिएगा, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की कंडीशन देखिएगा बेटा, इधर ये कोई मेरा ब्रिज ले लिया और इस ब्रिज पर मैंने क्या है, ये मेरा कुछ ऐसे, अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, देखिएगा रेजोनेंस के केस को लिखो, इट इज अ केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन in which the frequency of an externally applied
यहाँ पर आया एक वर्ड आया फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नली अप्लाई, जो मैं एक्सटर्नली उस पर लगा रहा हूँ बेटा। फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी बाय वेट्स। जो एक्सटर्नली फोर्स जो लगा रहा हूं मैं ऐसे मेरा क्या है एक्सटर्नली फोर्स या एक्सटर्नली फ्रीक्वेंसी ही है, ऐसे मान लीजिएगा एक्सटर्नली फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। स्मॉल एक्सटर्नली फोर्स इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी वो क्या होगी एन एक्सटर्नली, समझना है स्मॉल है, ठीक है ना। एन एक्सटर्नली ये क्या है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस ब्रिज की, जो ब्रिज है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर हो जाए, इसके बराबर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, तो वहां पर जो कंडीशन क्रिएट होगा या फिनोमेना क्रिएट होगा वो क्या कहलाएगा मेरा रेजोनेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा रेजोनेंस। ऐसे भी समझ सकते हैं यदि किसी दो ऑब्जेक्ट्स की इसके यदि किसी दो ऑब्जेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए इक्वल हो जाए दोनों की, यदि किसी दो ऑब्जेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे की क्या हो जाए इक्वल, तो वहां पर जो फिनोमेना क्रिएट होता है तो जो भी कंडीशन क्रिएट होती है या फिनोमेना को क्या कहते हैं रेजोनेंस बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं रेजोनेंस बोल रहे होते हैं। देखो इसके लिए बहुत बार अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हमने लाइफ में देखे होंगे, पुल का टूटना, तो पुल टूट जाती है कैसे तुमने देखा होगा जब आर्मी निकल रही होती है किसी पुल से ऊपर से, ब्रिज के ऊपर से आर्मी निकल रही होती है तो वो एक साथ परेड वाली पोजीशन में निकलती है, कभी नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि इसका एक रीजन होता है, अगर जो ब्रिज की फ्रीक्वेंसी है अगर आर्मी एक साथ पैर उठाएगी और एक साथ पैर रखेगी उस ब्रिज के ऊपर तो उनकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाती है तो ब्रिज क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा सेम फ्रीक्वेंसी पर। तो इस वजह से वहां पर क्या है आर्मी को जब किसी पुल के ऊपर से या किसी ब्रिज के ऊपर से पास कराया जाता है तो ऐसे ही ऑल्टरनेटली बढ़ा दिया जाता है उनको, ठीक है बेटा, या निकाल दिया जाता है उनको वहां से। तो क्या होता है वहां पर फ्रीक्वेंसी उस ब्रिज की फ्रीक्वेंसी और उनके पैरों की वजह से जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है वो मैच नहीं कर पाती, तो वहां रेजोनेंस कंडीशन नहीं बन पाती, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है रेजोनेंस इन अ ब्रिज वाला पढ़ लेना। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है रेजोनेंस इन मशीन, रेजोनेंस इन सोनोमीटर, रेजोनेंस इन टीवी रिसीवर। तुमने देखा होगा रेजोनेंस सेट, तो देखो सब चैनल आप रेडियो में ऐसे घुमा रहे होते हैं उसको, केवल चैनल घुमा रहे होते हैं। इसका जब हम सेट कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को तो सेट कर रहे होते हैं चैनल की को, कि जैसे वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है उसकी रिसीवर से या उससे रेजोनेंस से रिसीव रेडियो टीवी रिसीवर, जैसे रिसीवर और सेंटर होता है दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है तुरंत मेरा क्या हो जाता है मुझे सिग्नल मिल जाता है। तो वहां कौन सी कंडीशन क्रिएट होती है रेजोनेंस वाली कंडीशन क्रिएट होती है। जैसे रेडियो में देखा होगा आप लोगों ने चला के चैनल को चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ के बाद अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। स्टार्ट करते हैं सर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अगर इसमें अगर हम देखेंगे साउंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इसमें देखेंगे कि लाउड क्या होता है, लाउडनेस कैसे होता है, पिच किसे कहते हैं, ठीक है, क्वालिटी टिम्बर किसे कहते हैं, स्ट्रेनलेस किसे कहते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेनलेस एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में देखेंगे। पहले लाउडनेस की अगर बात करें इसमें फर्स्ट पॉइंट ले लीजिए लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है बच्चों? लाउडनेस को अगर देखें इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच होल्ड द लाउड साउंड कैन बी फ्रॉम फेंट साउंड इवन व्हेन बोथ हैव अ सेम पिच एंड क्वालिटी। इसे बोले लाउडनेस क्या कहोगे सेम पिच पर आवाज का जो क्वालिटी होता है उसी को हम जनरली भाषा में क्या बोलते हैं लाउड। लाउड में क्या होता है ये किस पर डिपेंड कर रहा था इंटेंसिटी पर, इस पर इंटेंसिटी पर। जब किसी भी साउंड की इंटेंसिटी जितनी कम होगी उसकी लाउडनेस क्या होगी उतनी ही कम होगी, और किसी की साउंड की इंटेंसिटी जितनी हाई होगी उसकी लाउडनेस भी क्या होगी उतनी हाई होगी। और हम सेकंड पॉइंट में अगर बात करें तो सेकंड पॉइंट में क्या होगा कि जो एक वर्ड आता है एम्पलीट्यूड, क्या आता है एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड के केस में अगर देखिए बेटा, एम्पलीट्यूड में क्या होगा, इंटेंसिटी के साथ क्या रिलेशन निकालेंगे हम इसका, ये देखिएगा। पहले हम इसका कुछ फिगर देख लेते हैं इस प्रकार से, वेव फॉर्म इसमें। तो वेव फॉर्म, ये वेव का कैसा फॉर्म होता है ऐसा, इसमें एम्पलीट्यूड क्या होगा बच्चों, ये मेरा हो गया द टाइम, ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है, माइनस में एम्पलीट्यूड, ये मेरा पॉजिटिव में एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना। ये मेरा टोटल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। यहां तक मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये लार्ज एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है बेटा। ये क्या हो जाएगा मेरा लार्ज एम्पलीट्यूड। जल्द तरीके से देखो, यहां पर देखिए स्मॉल एम्पलीट्यूड का कर देंगे, पॉजिटिव सेम, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, सेम वही रहेगा, प्लस से माइनस से, ये मेरा क्या हो जाएगा स्मॉल एम्पलीट्यूड, क्या होगा बेटा, स्मॉल एम्पलीट्यूड। तो एक बात कहिएगा, इसमें लाउडनेस कौन सी की ज्यादा होगी, अगर मैं यहां से अगर देखूं तो लाउडनेस कौन सी की ज्यादा होगी, लार्ज एम्पलीट्यूड होगा यदि किसी भी वेव्स का, जितना एम्पलीट्यूड लार्ज होगा उसका लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी। क्यों स्टूडेंट्स, जिस किसी वेव का जितना ज्यादा लार्ज एम्पलीट्यूड होगा उसकी लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी या कम होगी। अभी यहाँ पर उसकी जो लाउडनेस होगी वो उतनी ही इंक्रीज होगी जितना उसका लार्ज एम्पलीट्यूड होगा। मैं ये भी कह सकता हूँ जिसका जितना लार्ज एम्पलीट्यूड उसका लाउडनेस उतनी ही लार्ज होगी, जिसका जितना स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है उसकी जो साउंड होगा वो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। इस केस में जो साउंड होगा वो कैसा होगा बेटा, लार्ज होगा। कैसा होगा, लार्ज साउंड होगा। और यहाँ इस केस में जो साउंड होगा वो कैसा होगा, सॉफ्ट। कैसा होगा, सॉफ्ट साउंड होगा। कैसा होगा बेटा, सॉफ्ट साउंड। तो इसका क्या मतलब है, जो लाउडनेस होता है इट इज डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। जो लाउडनेस होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, साउंड वेव पर, ठीक है बेटा, उसके एम्पलीट्यूड, साउंड वेव के एम्पलीट्यूड पर, ठीक है बेटा। इंटेंसिटी ऑफ साउंड की अगर बात करें, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यहां देखिएगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की अगर बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बीच जनरल रिलेशन क्या होता है, I is inversely proportional A स्क्वायर। इसका मतलब समझ रहे हो इधर, ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होगा एम्पलीट्यूड, क्या होगा ये एम्पलीट्यूड। ये आया कैसे, ये ऐसे आया लिख सकते हैं यहाँ पर I इक्वल्स टू 2 पाई n स्क्वायर, I इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर करना, I इक्वल्स टू 2 पाई, I इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर रो v। ये रिलेशन पढ़े हैं आपने 11th में, पढ़ोगे इसे याद कर लेना। यहाँ पर ये जो होगा रो होगा वो क्या होगा, मेरा डेंसिटी ऑफ मीडियम, ये मेरा होगा स्पीड ऑफ साउंड, साउंड वेव क्या बोल सकते हैं सर, साउंड वेव। ये तो आप लोग समझ रहे होंगे, एम्पलीट्यूड होता है, एम क्या होगा बेटा मेरा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आई को आप समझ रहे होंगे इंटेंसिटी होती है, ठीक है। तो इसके बाद समझ आया तो देखिएगा इसको, ये 2 पाई n स्क्वायर ये वाला और रो v, ये क्या होगा कांस्टेंट होगा, लिख देता हूं 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर रो v इज अ कांस्टेंट। क्या होगा, इज अ कांस्टेंट। तो तब क्या होगा, दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। तो I इज इनवर्सली नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर। तो मेरे यहाँ पर क्लियर होता है बच्चों, ठीक, बहुत अच्छी बात। अब इसके बाद अगर हम बात करें आपसे, लार्जनेस डिपेंड किस पर करता है, ये देख लीजिए, इसमें डिपेंडेंसी आपकी बुक में दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। जो लार्जनेस होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इस पर। पहला जो आई होगा वो जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के, ठीक है। सेकंड होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस क्लोजर सोर्स ऑफ साउंड, लार्डर इज द साउंड, ठीक है, लार्डर इज द साउंड। तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जो लार्डनेस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। जितना ज्यादा स्क्वायर डिस्टेंस होगा उतना ही लाउड क्या हो जाएगा, कम। इट इज डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द साउंड सोर्स या वाइब्रेटिंग बॉडी। ये किस पर डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। अब रिलेशन क्या कर, रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, ये थोड़ा लंबा रिलेशन है, देख लीजिए, बहुत अच्छा है। इसके बाद हम फिर एक टॉपिक और कराएंगे, फिर ये चैप्टर कवर हो जाएगा। ये इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपकी बोर्ड में आने की संभावना है, पूरी संभावना है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, द रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव। लगाइएगा, डेरिवेशन है, थोड़ा लाइन समझिएगा, सब कुछ क्लियर होगा उसमें। देखिएगा बच्चों, लिख सकते हैं द रिलेशन between loudness, the relation between loudness and intensity of sound wave, of साउंड वेव। इसमें बेटा साउंड वेव रिलेशन निकालना है। लिख लेते हैं, आप जनरल एप्लीकेशन है वो आप लिख के चलना है इसे लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच में जो जनरल एप्लीकेशन होगा लॉग की फॉर्म में वो होता है, इसे याद कर लेना। फिर 10th और 11th में आपको देखने को मिलेगा इसका डेरिवेशन। L equals to K log I, L equals to K log I। तो बेटा L for loudness, I for intensity, K यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, ठीक है बेटा, log I, where L is the loudness है, यहाँ पर I मैंने बताई दिया इंटेंसिटी है, और K मेरा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये क्या है, I क्या है, कांस्टेंट ऑफ दे रखा है प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद जनरल फॉर्मूला, अगर L 1 की बात करें आपसे, मान लेना एट द गिवन फ्रीक्वेंसी I1 and I0 are the intensities of two sound wave, the loudness L1 and L0। मान के चलो let I1 and I2 are two intensities of sound wave, the loudness of and the loudness of L1 and L0, okay। I1 and I0 या I1 and I0 भी हो सकते हैं, आप ऐसे समझिएगा। तो देन L1 इक्वल्स टू K log I1, इक्वेशन फर्स्ट क्रिएट कर देते हैं इसे।
एल नॉट इक्वल टू के लॉग आई नॉट। इक्वेशन सेकंड क्लियर कर देते हैं। लिखना डिफरेंस इन लाउडनेस, डिफरेंस इन लाउडनेस डिफरेंस इन लाउडनेस क्या होगा बेटा, L इक्वल टू L1 माइनस एल नॉट। इन दोनों डिफरेंसेस को ये यहाँ पर देख लीजिएगा इस प्रकार से, L इक्वल टू L1 माइनस एल नॉट। L1 का वैल्यू पुट कीजिएगा के लॉग I1, के लॉग I1 माइनस के लॉग I नॉट। ये आ गया। यहां से आप लोग के कॉमन निकाल लीजिएगा। के तब कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, के इस यहां से कॉमन निकालेगा, इसको कैसे लिख सकता हूं, लॉग बेस 10 I1 अपॉन I नॉट। L इक्वल्स टू के लॉग 10 बेस 10 I1 अपॉन I नॉट। मेरा यहां से आ जाएगा m बेस, इसमें आ जाएगा बेस यूनिट का m यूनिट होता है, ध्यान रखना बेटा बेस। फिर डेसिबल का अलग होगा, इसे चेंज करेंगे डेटा में। अब लिख लेना I नॉट इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 वेबर मीटर स्क्वायर। आपने देखा होगा इसका यूनिट होता है 10th में नहीं 12th में है। I नॉट इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 वेबर मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को लॉग कर लेना बच्चों। लॉग करने के बाद इसे क्या करना है, आपको पुट कर देना है मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ ऑडिबल साउंड एट 1 kHz एंड L इज कॉल्ड द लाउड लेवल, सो साउंड लेवल। ये क्या है, सबसे मिनिमम इंटेंसिटी होती है किसकी, ऑडिबल साउंड की, जो हमको सुनाई देती है। इसकी सबसे मिनिमम इंटेंसिटी क्या होती है, 10 टू द माइनस 12 वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम बोल रहे होते हैं साउंड लेवल की। बेटा यहां पर के इक्वल टू क्या कर लो, 1 रखो। अब इसे सॉल्व करो। L इक्वल टू ये आ जाएगा मेरा के इक्वल टू 1 पुट करने पर, के इक्वल टू 1 पुट करोगे तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग 10 I1 अपॉन I नॉट। इसमें डेसिबल में या वेल्स में टिकड़ा नहीं, डेसिबल में अलग चेंज करेंगे लास्ट में बेटा। इसके बाद फिर अब इसे डेसिबल में चेंज करो। डेसिबल में किससे डिवाइड करते हैं, 10। अबे 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दीजिए, कोई इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर देखिएगा इसे ऐसे लिख लीजिएगा, L इक्वल टू 10 लॉग बेस 10 I1 अपॉन I नॉट इंटू 1 अपॉन 10, ऐसे लिख लिया। अब इसे सॉल्व कर लो, किसमें आ जाएगा, डेसिबल में, ये डीबी, ये हो गया डेसिबल, इसका यूनिट है बेटा डीबी। लाउडनेस में आ जाएगा 10 अपॉन 10। इसे सॉल्व करने के बाद अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा I नॉट की, I नॉट की वैल्यू पुट करिएगा, ये हो जाएगा लॉग 10 log, sorry, L equals to 10 log 10 I1 upon I नॉट। सर देखिएगा डेसिबल में इसे ऐसे नहीं, इसे ऐसे रखोगे, ये बेस में रखोगे, ठीक है। अब यहां पर लिख लेना वी नो दैट, ऐसे करो 1 डेसिबल इक्वल टू 1 अपॉन 10 बेस, ठीक है बेटा। तो ये वाला पूरा किसमें चला जाएगा, 1 डेसिबल में चला जाएगा। ऐसे होगा 10 log 10 I1 अपॉन I नॉट, दैट इज क्लियर। इसके बाद इसे सॉल्व कर लीजिए, I नॉट का वैल्यू पुट कीजिए, तो कितना पुट करना है, 10 टू द पावर माइनस 12 पुट करने के बाद क्या आएगा, I1 इक्वल टू I नॉट। अगर ये कंडीशन में लगा दो तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये कुछ कंडीशन है बेटा, ये कंडीशन हो गया। अगर सपोज दैट मैं यहां पर ये कंडीशन लगा दूं, if I1 equal to I नॉट, then तो L मेरा कितना हो जाएगा, L
हो जाएगा मेरा जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। एक बात बताइए, I1 बराबर आई नोट कर देंगे, यहाँ पर ये वाली वैल्यू इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को टर्मिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? ये टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेट करने के बाद टोटल वैल्यू एल की जो है वो क्या हो जाएगी? लाउडनेस की जीरो। तो यहाँ पर इंटेंसिटी तो इक्वल नहीं हो सकती, अगर इक्वल हो जाती है तो लाउडनेस में क्या हो जाएगी? बिल्कुल जीरो। तो ये केस को हटा दीजिए। अब साउंड ऑफ वेव का वैल्यू अगर देखें तो L इक्वल टू 1 डेसिबल पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो 1 डेसिबल अगर यहाँ पुट करोगे, L इक्वल टू 1 डेसिबल पुट करने के बाद क्या होगा? ये वाला मिल जाएगा 10 log 10 I1 अपॉन I नॉट इक्वल टू 1। इसलिए क्लियर? अब इसे सॉल्व करिए, यहाँ पर छोड़ दीजिए। ये इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा? रेशियो। क्या हो जाएगा बेटा? ये रेशियो। अगर इसे सॉल्व करना चाहते तो करो, नहीं तो इसे छोड़ दो। ये क्या हो जाएगा? रेशियो। इतने के बाद एंटी लॉग ले सकते हो तो 1.26 आ जाएगा। ऐसे आगे सॉल्व कर सकते हो आप लोग, तो ये कुछ नहीं होगा। इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये किसमें है? मल्टीप्लाई में। इधर जाएगा किसमें हो जाएगा? ये डिवाइड। किसमें बेटा? डिवाइड। ये हो जाएगा मेरे पास लॉग बेस 10 I नॉट अपॉन सॉरी I1 अपॉन I नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 10। क्लियर? अब इसके बाद और सॉल्व कर लीजिए इसे, और सॉल्व करके देखोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा, ये क्या लॉग, तो लॉग से इक्वल एंटी लॉग। इसमें चेंज होता है ये एंटी लॉग में। ध्यान रखना, जब बराबर से लॉग को चेंज करोगे तो एंटी लॉग, और एंटी लॉग को चेंज करेंगे तो लॉग में। तो ये क्लियर हो जाएगा। तो I1 अपॉन I नॉट इक्वल टू एंटी लॉग, ऐसे तो ना लिख देता हूं बेटा, 1 अपॉन 10, और एंटी लॉग 1 अपॉन 10 का वैल्यू होता है 1.26। तो I1 अपॉन I नॉट इक्वल टू 1.26। ठीक है? ये आप सॉल्व करेगा, ये इतना रिलेशन आ जाएगा उसकी इंटेंसिटी। पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है? नॉइज पॉल्यूशन को देखिएगा, इसमें क्या होता है? नॉन पीरियडिक साउंड होता है। कैसा होता है नॉइज पॉल्यूशन में? नॉन पीरियडिक साउंड। नॉन पीरियडिक मतलब जो उसका पीरियडिक होता है, किसका? वेव का, वो कैसा होता है? नॉन पीरियडिक। इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं होता, तो वो कैसा होता है? 120 डेसिबल से अबव। जो उसका साउंड लेवल होता है 120 डेसिबल से कैसा होता है? ज्यादा होता है। उस प्रकार के साउंड को या नॉइज को क्या बोलूंगा? नॉइज पॉल्यूशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? नॉइज पॉल्यूशन। पिच और सिग्नल तो आप जानते ही होंगे, क्लास 8 में पढ़ा भी है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता ही दिया, नीचे फिगर देख लीजिएगा। अब क्वालिटी ऑफ टिम्बर, क्वालिटी ऑफ टिम्बर की अगर बात की जाए तो क्वालिटी ऑफ टिम्बर क्या होगा बच्चों? देखिएगा, क्वालिटी ऑफ टिम्बर को हम देखें तो ये वाला एक फिगर बना दिया मैंने, इसका क्वालिटी ऑफ टिम्बर। क्वालिटी ऑफ टिम्बर एक फिगर मैंने इस प्रकार से बना दिया, ऐसे ये, ठीक है? ऐसे देखिएगा, इन दोनों का देखिएगा, वेव फॉर्म है दोनों का, बिल्कुल क्लियर बात है। देखो इसमें क्वालिटी टिम्बर को कैसे डिफाइन करोगे? कैसे करोगे? इट इज दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, द टू साउंड सेम लाउडनेस एंड सेम पिच। क्या होगा? दो साउंड होंगे, उनकी दोनों की जो लाउडनेस होगी वो कैसी होगी? उन दोनों की लाउडनेस कैसी होगी? सेम लाउडनेस एंड सेम पिच। सेम पिच, ओके बेटा। बट जो उसका जो एमिट होगा, जो बाहर निकलेगा, वो क्या होगा? टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ साउंड। लेकिन जो साउंड का जो सोर्सेज होगा वो कैसे होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है? इस प्रकार से इसको मैं क्या बोलूंगा? क्वालिटी ऑफ टिम्बर। ये आपको देखने को मिल रहे होंगे, लाउडनेस ऑफ पिच तो सेम होगा, लेकिन जो साउंड सोर्स होगा वो कैसा होगा? डिफरेंट होगा। इसमें इस फॉर्म में मिल रहा है साउंड वेव, इसमें कुछ ऐसे जिगजैग वाली फॉर्म में मुझे मिल रहा है साउंड वेव। ठीक है? इसका क्या मतलब है? जो साउंड वेव होंगे वो कैसा होगा? दोनों का सोर्स कैसा होगा? डिफरेंट होगा। कैसा होगा बेटा? डिफरेंट होगा। क्लियर? अब इसके बाद तुमने देखा होगा वेव फॉर्म ऑफ प्लानो का अलग अलग का वेव फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का अलग फॉर्म वेव फॉर्म होता है। तो देखा इलेक्ट्रॉनिक होगा कुछ इस प्रकार से होगा, प्लान होगा कुछ ऐसे ऐसे जिगजैग वाले कंडीशन में प्लान होगी। अगर केस बात करें तो कुछ ऐसे ऐसे फिर स्टार्ट, तो कुछ ऐसे ऐसे वेव फॉर्म आता जाएगा। ठीक है? इसको हम बोल रहे हैं वेव फॉर्म। अब इसके बाद की अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा म्यूजिक और नॉइस। म्यूजिक में क्या होता है?
जो पीरियोडिक होता है क्या, कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म साउंड प्रोड्यूस बाय रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन। जो म्यूजिक जो होता है उसमें जो वाइब्रेशन होता है वो कैसा होता है, पीरियोडिक होता है, कंटिन्यूअस एक साउंड वेव मिल रही होती है, ठीक है, उसको मैं कहूंगा म्यूजिक। अगर मैं नॉइज की बात करूं तो नॉइज तो मैं पहले ही बता चुका हूं, नॉन पीरियोडिक होगा। कैसा होगा, नॉन पीरियोडिक होगा, उसमें मुझे डिसकंटिन्यूअस डिस्टरबेंस या इरेगुलर डिस्टरबेंस क्या होगा, प्रोड्यूस हो रहा होगा। और ये मैं देखने का, अगर मैं फिगर देखें म्यूजिक का कुछ इस प्रकार से देखने को मुझे वेवफॉर्म मिलेगा, म्यूजिक का ऐसे देखने को मिलेगा मुझे इस प्रकार से एकदम क्लियर कंटिन्यूअस वेवफॉर्म मिल रहा है। और अगर आप नॉइज का अगर देखोगे, नॉइज का कैसे देखने को मिलेगा, नॉइज का वेवफॉर्म मुझे कुछ ऐसे इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जिग जैग का कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये क्या है, ये किसका है वेवफॉर्म, नॉइज का, बेटा किसका, नॉइज का। तो ये कैसा होता है, इट इज द कंटिन्यूअस वेव मिल रहा होता है ये वाला, ये मुझे कैसे मिलेगा, डिसकंटिन्यूअस पीरियोडिक मिलेगा, ठीक है बेटा। जो नॉइज होता है नॉन पीरियोडिक होता है और जो म्यूजिक होता है वो पीरियोडिक होता है। ये आपका क्लियर है, इन दोनों में कंपैरिजन देख लेना बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइज, ये आप लोगों को निकालना है। ओके, थैंक यू क्लास। ये चैप्टर हमारा फिनिश करते हैं, अब अगला वीडियो हमारा चैप्टर नंबर 9 पर होगा। ओके, थैंक यू।